हेलो स्टूडेंट, आज जो पेपर हुआ है 28 मार्च को बायोलॉजी का, वो पेपर एक बार मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ और आप उस हिसाब से देखिए कि आपका कितना पेपर हुआ है। वैसे पेपर बहुत इजी आया था, ठीक है, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए। देखो, फर्स्ट सेक्शन ए जो हाफ मार्क्स का था उसमें 16 क्वेश्चंस थे इस बार, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। अब देखो, जो फर्स्ट था वो था एग्जाम्पल ऑफ नॉन एल्ब्यूमिनस, यानी कि ऐसे सीड्स पूछे थे जिनमें कि आफ्टर सीड फॉर्मेशन जो है उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है, तो उसको आप नॉन एंडोस्पर्मिक भी कह सकते हो और उसका दूसरा नाम नॉन एल्ब्यूमिनस है। और उसमें पूछा था, तो आपको पता है कि वीट, मेज़ ये मोनोकॉट्स हैं, तो इनमें नहीं मिलता। कैस्टर है, इसमें भी नहीं मिलता है, वो प्रेजेंट रहता है। लेकिन पी जो है, पी के अंदर जो है आफ्टर सीड डेवलपमेंट आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलता है, तो ये आपका हो गया नॉन एल्ब्यूमिनस। तो इसका फर्स्ट का हो गया आपका सी आंसर। उसके बाद में जो सेकंड था उसमें आपको ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन है, उस रिप्रोडक्शन का एक नया सीक्वेंस देखना था कि सही सीक्वेंस कौन सा है। तो आपको पता है सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, उसे अपन बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। फिर गैमेट का फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन। फिर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो इसका फर्स्ट सीधे ही आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। फिर उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन था कि स्टेरिलाइजेशन जो वीमेंस में स्टेरिलाइजेशन होता है फीमेल्स में, उसमें कौन सा है। तो आपको पता है सर्जरी में दो था अपना, ट्यूबेक्टोमी और वैक्सेक्टोमी। तो यहाँ पे वैक्सेक्टोमी तो मेल के लिए होता है और फीमेल के लिए होता है ट्यूबेक्टोमी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट अपने पास में फोर्थ, जिसमें कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, इसको 100 ये होता है अनइक्वेवोकल, यानी कि सुस्पष्ट प्रमाण। इसके बाद में कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो आपको पता है हर्शे और चेस ने दिया था। तो ये इसका आंसर सीधा हो गया आपका फोर्थ वाला। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है कि जो डीएनए है उस डीएनए में ग्वानिन किससे बाइंड होती है। तो आपको पता है जी और सी, इनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो इसका भी सीधा हो गया आपका साइटोसिन कि ग्वानिन है तो सीधा। और एडेनिन होता है वो थाइमिन से जुड़ता है, या अगर आरएनए है तो एडेनिन यूरेसिल से जुड़ता है। तो यहाँ तो आपसे डीएनए पूछा था और पूछा था कि ग्वानिन, तो सीधा आपका पता है कि जी है वो सी से जुड़ता है। फिर उसके बाद में था ये भी बिल्कुल सिंपल सा है कि डार्विन फिंच है, उन्होंने का एग्जाम्पल क्या था, किसका था, तो वो था अडेप्टिव का, कि एक ही वैरायटी है लेकिन अलग अलग सीड खाने से उसमें अलग अलग वेरिएशन आ गए, तो ये कहलाता है अडेप्टिव रेडिएशन। फिर उसके बाद में बैक्टीरियल डिजीज़, आप देखो इसमें बिल्कुल सिंपल है, डिप्थीरिया है। और वैसे अगर आप देखो तो मलेरिया है, वो आपको पता है प्लाज्मोडियम से है, अमीबाइसिस है तो अमीबा से, एस्केरिसिस है तो एस्केरिस से। तो बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा था, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिट्रिक एसिड है, उसमें कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। तो इसका भी आपकी बुक में सीधा दिया हुआ है, एस्परजिलस नाइगर है, उससे बनता है, तो इसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। फिर नेक्स्ट है एगारोज जेल, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में था, वो किस प्लांट से या किससे मिलता है। तो वो था आपका सीवीड, तो सीवीड से ये मिलता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट था आपका बायोटेक्नोलॉजी में जो हमारे गोल्डन राइस बनाया था, वो गोल्डन राइस को हमने किस लिए लिया था, क्योंकि आपको पता है कि राइस के अंदर स्टार्च वगैरह ज़्यादा मिलती है, विटामिन वगैरह नहीं मिलता है। तो विटामिन ए जो है उसको करने के लिए प्रोड्यूस, और आपको पता है कि कैरोटीन, तो बीटा कैरोटीन जो कैरेट में मिलता है, उससे इसको बनाया। उसके बाद में था कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, उन डेंसिटी को कौन कम करता है। तो इसमें आपका एक तो हो गया मोर्टिलिटी, मतलब इसमें डिक्रीज़ का पूछा था,
तो एक तो हो गई मोटिलिटी और एक हो गया आपका इमिग्रेशन, यानी अगर किसी जगह से लोग बाग चले जाते हैं तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करते हैं, और जब कोई मर जाता है तो वो कम करता है। तो इसका आंसर हो गया आपका डी, मोटिलिटी और इमिग्रेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन में ऐसा कौन सा है जिसमें दोनों ही स्पीसीज़ को बेनिफिट होता है, यानी दोनों को लाभ होता है, तो वो हो गया आपका म्यूटेलिज्म। उसके बाद में है कि मैन मेड इकोसिस्टम इसमें पूछा था, और इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हुए थे। तो आपको वैसे ही पता था कि करना था कि डेजर्ट है तो वो भी नेचुरल है, रिवर है वो भी नेचुरल है, एस्चुरी है तो वो भी नेचुरल है। तो जो अपने ड्राइंग रूम में या लैब वगैरह में एक्वेरियम होता है जिसमें अपन मछली को पालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्वेरियम। तो इसका आंसर होगा आपका मैन मेड इकोसिस्टम। उसके बाद में था कि नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज़ कॉल्ड। तो आपको पता है एक फूड चेन ऐसे चल रही है, कैसे चल रही है, कुछ कॉमन चल रहे हैं। तो अगर बहुत सारी चेन एक साथ चल रही हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फूड वे। तो यहाँ पे आपका आ गया फूड वे। उसके बाद में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो जोहान्सबर्ग है वहाँ पे सबमिट हुआ था, वर्ल्ड समिट, तो किस ईयर पूछा था, तो ये है था आपका 2002 ईयर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट था आपका कि हॉट स्पॉट के एग्जाम्पल, तो आपकी बुक में 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो ये तीनों तो आपके कट हो गए और हिमालय उसका एग्जाम्पल हो गया। तो सिंपल, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए थे लाइन टू लाइन आपकी बुक से। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा था, सेंट्रल सेल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूज़न के बाद में क्या बनती है, तो उसमें आप PEN ये लिख सकते थे, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फिर उसके बाद में था नेक्स्ट हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओव्यूम आफ्टर ओव्यूलेशन। तो इसमें जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी जो फिम्बरी होती है, फिम्बरी जो होती है जो कि ओवरी के चारों तरफ होती है, तो इसी से एग खींचने का या अट्रैक्शन करने का काम करती है। तो इसमें आपको लिखना था फिम्बरी, तो ये फिम्बरी वाला हो गया। फिर उसके बाद में ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें सीधा पूछा था कि अगर हमें किसी, बस अगर F2 करके इन्होंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया, बाकी मतलब ये था कि अगर हमें किसका जीनोटाइप देखना है, और जीनोटाइप देखने के लिए आपको पता है कि F1 जो हमारे पास में है उसको अगर हम रिसेसिव पेरेंट से, F1 को अगर हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो इसमें भी वही था कि जो टॉल प्लांट थे उनको ड्रॉफ से करवाया था, तो हाइब्रिड के साथ टॉल ले लिया इन्होंने। तो यहाँ पे था सीधा आपको लिखना था टेस्ट क्रॉस। तो इसका जो था वो आपको सीधा यहाँ से लेना था कि डिटरमाइन द जीनोटाइप। तो क्या आपको पता है कि जीनोटाइप के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद था डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर इन DNA कॉजेज। तो इसमें भी आपके पास में 2 तरह के म्यूटेशन है, एक तो था पॉइंट और एक था फ्रेम शिफ्ट। तो आपको पता है क्योंकि यहाँ पे जब बेस पेयर्स, ये आपका प्लूरल वर्ड यूज़ कर लिया था, तो अगर सिंगल यूज़ करते तो आप पॉइंट म्यूटेशन लिखते, लेकिन यहाँ पे पेयर्स लिखा है तो इसलिए यहाँ पे कौन सा आएगा आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उसके बाद में फिर थ्योरी आपसे पूछिए कि प्रिंसिपल सेज, तो ये आपको हर्डी विनबर्ग की जो थ्योरी थी, तो यहाँ पे आपको लिखना था हर्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट था कि प्रोटोजोअन पैरासाइट विच कॉजेज अमीबोसिस। तो यहाँ पे आपको सीधा लिखना था एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, पूरा आपको नाम लिखना था। फिर उसके बाद में था कि पफ्ड अपीयरेंस ऑफ डग फर्मेंटेड बैक्टीरिया ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ। तो इसमें सिंपल सा है, कार्बन डाइऑक्साइड से है, वो उसमें फूल जाती है, उसमें एयर होती है, और वही जब आप ब्रेड में देखते हो तो वो आपको छोटे छोटे गड्ढे में मिलते हैं। उसके बाद में था कटिंग एंड DNA एट स्पेसिफिक डिस्कवरी ऑफ। तो यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखना था कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो उसको यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद में था टॉक्सिक इज कोडेड बाय जीन नेम्ड। तो इसमें सिंपल सा था क्राइजीन।
कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज करे, तो हालांकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं था कि क्या चीज़ लिखना है, लेकिन इसमें यही है कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो साइंटिफिक नेम लिखना था। तो वो है आपका क्लेरियस गैरियोनोपिनस। तो ये नाम यहाँ पे लिखना था आपको कि इसका साइंटिफिक नेम है वो यहाँ देना था। तो इसमें थोड़े से बच्चे थोड़े से कंफ्यूज है। अब इसके बाद में फिर हमारे वन वर्ड वाले क्वेश्चन थे, तो वन वर्ड या वन लाइन आंसर वाले। तो इसमें देखो सबसे पहले आपसे डिफाइन एपोमिक्सिस पूछा था, तो आप सिंपल सा लिख सकते थे कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें हमें जो है सीड वाले जो है प्लांट्स मिलते हैं या फ्रूट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ये आपको लेना था और इसमें आप एग्जांपल भी दे सकते थे, क्योंकि 1 नंबर का है तो आप डेफिनेशन और एग्जांपल यहाँ पे दे सकते थे। फिर उसके बाद में आपको सिंपल सा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रास होपर, तो आपको पता है XX, ठीक है, X0। तो ये आपको यहाँ देना था कि इसमें 2 तरीके के जो हैं स्पर्म्स बनते हैं, एक में क्रोमोसोम होता है और एक में क्रोमोसोम नहीं होता है। तो अगर होता है और ये इस तरह से मिलते हैं तब तो फीमेल बनती है, और अगर नहीं होता है तो वहाँ पे क्या बनता है, X0 यानी मेल बनता है। फिर उसके बाद में ये बहुत सिंपल सा था कि कौन सा RNA है जो अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए जेनेटिक कोड को लेके आता है। तो सिंपल सा था tRNA। तो इसमें आप tRNA लिख के फिर उसका बता सकते थे कि और भी क्या फंक्शन है या किस टाइप का, तो 1-2 लाइन का आंसर आप यहाँ दे सकते थे। फिर उसके बाद में था न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, यानी कि हमारे पास न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। फिर इसमें अगर आप फॉस्फेट जोड़ते हो तो जोड़ने के लिए जो है इन दोनों के बीच में कौन सा होना चाहिए, तो ये होता है आपका फॉस्फोडाइएस्टर। फिर उसके बाद में होमो इरेक्टस की थी, तो ये सिंपल सा था 900 cc। तो ये आप यहाँ पे आंसर दे देते। फिर उसके बाद में नेक्स्ट था व्हाट राइट एनालॉजी। तो एनालॉजी क्या है कि जब ओरिजिन तो हो डिफरेंट लेकिन फंक्शन हो सेम, तो इसको हम बोलते हैं, फंक्शन होगा सेम, तो इसे हम बोलते हैं एनालॉगी। और फिर उसमें आप एग्जांपल दे देते, जो विंग्स वाला आपके बुक में दिया हुआ है कि आपके पास बर्ड्स के विंग्स हैं, आपके पास में जो है बैट के विंग्स हैं, आपके पास में इंसेक्ट के विंग्स हैं। तो ये जो विंग्स हैं दो, सबका काम कैसा है, फ्लाइंग करना, लेकिन सबका ओरिजिन कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते थे। फिर उसके बाद में था डिवाइन एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें भी आपको डिफाइन करना था कि डायरेक्ट जैसे पैथोजन एंटर होता है और पैथोजन एंटर होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती है हमारी बॉडी, तो ये आपकी एक्टिव इम्यूनिटी है। और इसके बाद में आप इसका एग्जांपल भी दे सकते थे कि कौन कौन सी जो है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है। फिर उसके बाद में था राइट नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आप सीधा ईस्ट भी लिख सकते थे और इसका साइंटिफिक नेम भी लिख सकते थे, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे लाइन टू लाइन, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं थी। और ये मेरे ख्याल से ये वाले सारे क्वेश्चन सभी बच्चों के सही हुए होंगे। नेक्स्ट हमारा बी सेक्शन है जिसमें 50 वर्ड्स का आपको आंसर देना था। अब देखो सबसे पहले डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। तो इसमें आपको पूरा मेगास्पोरेंजियम का पहले डायग्राम बनाना था और फिर उसके बाद में उसके जो जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के बारे में लिखना था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका था टीएस ऑफ पोलन से, तो इसमें भी आपको वो 4 लेयर वाला डायग्राम बनाना था, प्लस उसके बारे में या उसके जितना भी था वो आप लेबल डायग्राम दिया हुआ था तो लेबल डायग्राम भी आप बना देते और उसके बारे में थोड़ा लिख भी देते, क्योंकि ये 1.5 का आपका है। नेक्स्ट आपका था कि इसमें आपको कोई भी एग्जाम्पल देने थे ART के, जो आप जानते हो ART। तो इसमें कोई भी 3 एग्जाम्पल, जैसे आप गिफ्ट का दे सकते थे, आप गिफ्ट का दे सकते थे, फिर आप IUI का दे सकते थे,
तो इस तरीके से आप कोई भी 3 जो है दे सकते हो, क्योंकि हाफ नंबर के थे तो वो आप दे सकते थे। फिर उसके बाद में थे एक्सप्लेन रीज़न ऑफ सिकल सेल एनीमिया डिजीज़। तो इसमें आप बता सकते थे कि सिकल सेल एनीमिया किस, तो यहाँ पे आप पॉइंट म्यूटेशन वाला जो है उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते थे। फिर उसके बाद में अपने पास था ड्रॉ पुनेट स्क्वायर डायग्राम ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो उसमें आप मिराबिलिस जलापा वाला जो है आर वाला जो है पूरा का पूरा बता के उसका जीनोटाइप फिनोटाइप उस तरह से बता सकते थे। फिर उसके बाद में था एक्सप्लेन रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज ट्रीटमेंट। तो आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेकंड ट्रीटमेंट था, उस ट्रीटमेंट में एरोबिक और फिर एनएरोबिक, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है एरोबिक, तो ये तो अगर अपन बायोलॉजिकल में ले तो बीओडी है, उस बीओडी को कम करता है, और उसमें अपने पास में होता है बायोगैस फॉर्मेशन। तो ये इस तरह से आप इसका बता सकते थे। फिर उसके बाद में बायोगैस, ये जो है आपका बहुत अच्छा डायग्राम, और ये अक्सर जो है बच्चों को बहुत इजीली बना सकते हैं। फिर उसके बाद में था डीएनए के एंट्रेंस के लिए कोई मेथड देना था यहाँ पे। तो आप ऐसा मेथड लेते जैसे जीन गन, जिसमें आप डायग्राम भी बना सकते थे, या माइक्रो इंजेक्शन जिसमें आप डायग्राम भी बना सकते थे, उसको समझा भी सकते थे। फिर उसके बाद में ई कोलाई वाला, इस ई कोलाई में भी आप पूरा डायग्राम बना के उसमें क्या क्या है वो सारी चीज़ें लिख सकते थे। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में था कि डिफाइन ट्रांसजेनिक एनिमल। तो पहले आपको ये डेफिनेशन देनी थी कि आप जो भी डिज़ायर्ड कैरेक्टर के लिए एनिमल्स बनाते हो, और फिर उसमें बेनिफिट आपके बहुत दे रखे थे। तो आप जैसे रोज़ी है, तो ऐसे एग्जाम्पल आपको लेना था जिससे कि आप रोज़ी है तो रोज़ी के कैरेक्टर देख के आप इसको समझा सकते थे। फिर उसके बाद में कि एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिकुलर, तो इसमें आप सीधा एलिज़ा है उसके बारे में लिख सकते थे, और इसका फुल फॉर्म है और थोड़ी सी इसकी टेक्निक है वो उसमें लिखवा सकते थे। फिर उसके बाद था एक्सप्लेन इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ गिवन एग्जाम्पल। तो इसमें आपको पता है कि इन सीटू पहले आपको डेफिनेशन देनी थी कि जो भी कोई भी प्लांट है या कोई एनिमल है, उसको उसके ओन हैबिटेट में अगर आप कंजर्व करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन सीटू। तो इसमें भी आप पहले डेफिनेशन और फिर इसमें भी एग्जाम्पल दे सकते थे। अब नेक्स्ट था हमारा सी सेक्शन, जो कि 100 वर्ड्स का था और 3 नंबर का था ये। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन इस साल चालू करे थे। तो पहले था आपका एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आप एक्सप्लेन कर सकते थे सबसे पहले उसकी जो फेजेज़ हैं, वो फेजेज़ 2 में डिवाइड होती हैं। फिर इसमें आप डायग्राम भी बना सकते थे। तो करीबन 1 पेज का आपको इसमें रिटर्न वर्क करना था, और आधे पेज में आप उसका डायग्राम बनाते। तो इस तरह से आपका पूरा 3 नंबर की चीज़ कंप्लीट। इसी में और में था हेड और मिडिल पीस और टेल। तो इसमें आप स्पर्म का डायग्राम बना के जो है उसके तीनों के बारे में लिखते, और तीनों के जो फंक्शन है वो फंक्शन आपको देना था। तो इसमें आप क्योंकि एक नंबर का, एक हेड का हो गया, एक मिडल पीस का हो गया, एक टेल का हो गया, तो इस तरीके से आपको इसका डायग्राम बनाना था। फिर उसके बाद में था डीएनए और आरएनए के डिफरेंस। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें 3 ही मांगे थे, तो 3 डिफरेंस आप इसमें लिख सकते थे। फिर उसके बाद में था ये जो है थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया था कि इसमें तो हर समय ऐसे क्वेश्चन आप करो जो कि आप इजीली कर सकते हो। अब जेनेटिक कोड है, उसमें ऐसा कोड बताना चाहिए जिसका 12 फंक्शन हो। तो आप इसमें AUG है वो दे सकते थे, ठीक है। फिर उसमें सेगमेंट कोडिंग पॉलीपेप्टाइड, तो वो आप इसमें बना सकते थे। फिर फ्रेगमेंट, तो इसमें आप लाइगेज के बारे में लिख सकते थे। तो इस तरीके से जो है तीनों के बारे में अलग अलग पॉइंट आपको लिखने थे। फिर नेक्स्ट अब देखो ये जो है सेगमेंट ऑफ DNA कोडिंग, इसके लिए आप सिस्टोन जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ दे सकते थे। यहाँ पे लाइगेज है तो उसके फंक्शन दे सकते थे। फिर उसके बाद में 18 क्वेश्चन था। तो इसमें सबसे पहले तो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें आप डायग्राम बना के जो है कैरिंग कैपेसिटी करके इसको सारा समझा सकते थे। फिर उसके बाद में यहाँ पे
3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर देने थे पॉपुलेशन के, तो इसमें आप बर्थ रेट, डेथ रेट या जो है सेक्स रेशो, इन तीनों को यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्योंकि एक नंबर के हैं तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट वाइज यहाँ पे आंसर लिखने थे। अब देखो लास्ट में आपका डी सेक्शन है जो कि 4 नंबर का था, और इसमें जो वर्ड्स हैं वो 150, यानी ये मान के चलिए कि आपको 2.5 पेज का इसका आंसर करना था। सबसे पहले देखो फर्स्ट था इसका 19 वाला, इसमें एड्स 1 नंबर का, इसका फुल फॉर्म लिखना था। फिर HIV जो है वो किन किन से फैलता है, तो ये 2 नंबर का थे, तो इसमें कम से कम आपको 4 रीज़न लिखने थे। फिर HIV जो है उसका कंट्रोल कैसे करना है, तो वो भी 1 नंबर का था, तो उसमें भी आप कम से कम 2 इस तरह से करते। लेकिन इसमें आप ये मान लीजिए कि HIV जो है उसका डायग्राम बना सकते थे, तो इस तरीके से आप इसको बड़ा कर सकते थे। फिर उसके बाद में इसी का ऑप्शन में आपका कैंसर का आ गया था, तो इसमें आपको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के बारे में लिखना था। फिर इसके बाद में जो बेनाइन और मैलिजेंट ट्यूमर थे उसके डिफरेंस लिखने थे। फिर कोई कॉज लिखना था। तो इस तरीके से जो है इसको, क्योंकि ये 1 नंबर का था तो आराम से आप इसमें कैंसर सेल की कैरेक्टर लिख सकते थे। फिर यहाँ पे कम से कम 4 डिफरेंस आप लिखते, और फिर इसमें एक कॉज है तो ऐसा कॉज लेते जो आपको ऑन्कोजीन्स वगैरह का ले सकते थे। फिर उसके बाद में लास्ट जो अपना था वो पॉपुलेशन पे था, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले NPP पूछा था, तो इसकी डेफिनेशन लिखनी थी। फिर उसके बाद में जो है आपको पिरामिड बनाना था, और इसमें पूछा था कि किसका पिरामिड है, वो एनर्जी वाला जो हमेशा अपराइट होता है, तो पहले आपको उसके बारे में लिखना था। फिर बताना था रीज़न कि यह हर समय अपराइट क्यों होता है। तो यहाँ पे ये 1 नंबर का हो गया, ये 3 नंबर का हो गया, जिसमें डायग्राम, एग्जाम्पल और रीज़न आप लिख सकते थे। उसके बाद में फिर अपने पास में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो सबसे पहले आपको डिफाइन स्टैंडिंग क्रॉप, तो इसकी डेफिनेशन लिखनी थी। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा था क्योंकि इसमें आपको डीकम्पोजिशन है, उसके सारे स्टेप्स, फिर उसके बाद में उसका डायग्राम, तो इस तरीके से आप इसको बड़ा अच्छी तरीके से कर सकते थे। तो पेपर बहुत इजी आया था, आप आराम से। और फिर भी जो है इसमें अगर कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हुई है तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत अच्छे नंबर यहाँ पे आएंगे। और जो है अब आप लोगों ने बहुत अच्छा करा होगा जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे आप करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अब आपकी 12th हो गई कंप्लीट, अब मैं आप लोगों को जो जेड दे रहे हैं जेड, जो क्यूट दे रहे हैं वो क्यूट, और जो नीट दे रहे हैं नीट, तो इस तरीके के जो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी डेली। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करो, और कमेंट ज़रूर करा करो ताकि मुझे बताना कि इनको आप अपन किस तरीके से और भी अच्छा बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।